प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे पॉडकास्ट में कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बेडरूम में करिए। सही बात। आप जो भी पर्सनल चीज़ें कर रहे हैं अपने बेडरूम में करिए। हर आदमी अपनी अपनी चीज़ें करता है, प्राइवेसी मेंटेन कीजिए, बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखिए। बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं बोलना चाहूँगा कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अपने आप को जानना स्पिरिचुअलिटी है, ये नहीं। ज़्यादातर लोग सिर्फ जिम्मेदारियों से भागकर ही ये काम करते हैं। एग्जैक्टली। और आजकल तो यूथ के साथ यही हो रहा है, हर दूसरा तीसरा बोल रहा है कि मुझे बाबा बनना। IIT IIM से पढ़े हुए बच्चे हो। बताओ सर। ये एक पॉइंट सबसे बड़ा है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी हो, आप लक्ष्य निर्धारित करें। तो आज हमारे बीच राजेश कड़ोले जी मौजूद हैं। राजेश कड़ोले इंदौर के एक मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, लाइफ एवं बिजनेस कोच हैं। उन्होंने विभिन्न स्कूल, कॉलेज, कंपनी और सरकारी संस्थानों के लिए 500 से अधिक प्रेरणादायक व्यावसायिक सेमिनार ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आयोजित किए हैं। उन्होंने 1500 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया है और कई संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है। साथ ही अटल रेडियो इंदौर, दूरदर्शन टीवी चैनल, रेडियो इप्सा 91.2 FM पर उनका मोटिवेशनल संवाद हो चुका है। कई मीडिया हाउस और संगठनों ने उनके काम की सराहना भी की है। सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियोस लाखों लोगों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। उनमें से कुछ है शब्द सारथी सम्मान 2019, काव्य सांसद सम्मान 2020 और 2023 तथा मालवा रत्न पुरस्कार 7 से सम्मानित किया गया है। जय हिंद वॉरियर्स। आज हमारे साथ वेरी एंथुजियास्टिक एंड वेरी स्पार्कलिंग पर्सनालिटी मौजूद है, मिस्टर राजेश कड़ोले जी। सर, सैल्यूट एकेडमी में और इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच सर। अगर मैं सर का परिचय दूं तो सर का परिचय बहुत लंबा होने वाला है। शॉर्ट में अगर मैं हम बोले तो सर एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ और बिजनेस कोच है। तो सर मैं यही जानना चाहूँगी कि मतलब आपकी जो जर्नी है ये लाइफ की, ये आपने कैसे स्टार्ट की? ओके, एक्चुअली मैं पहले स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाता था। एज अ टीचर 2016 में मैं इंदौर आया था और मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी रही है और मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो सर कुछ बताना चाहेंगे मतलब अपने घर के बारे में, पेरेंट्स के बारे में? हाँ, डेफिनेटली। जी बिल्कुल सर। 2016 में मैं इंदौर आया, उससे पहले मैं गांव में ही रहता था और मेरी 12th तक की एजुकेशन गांव में हिंदी मीडियम और सरकारी स्कूल में हुई है। जी बिल्कुल। जैसे कि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में यही बताता हूँ कि मैं टाट पट्टी पे बैठने वाला स्टूडेंट था। जी बिल्कुल। जो कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं कभी स्टेज पे नहीं गया और कभी इतना बड़ा ये नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा भी करूँगा, लोगों को मोटिवेट करूँगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वरीय शक्ति है जो मुझे करवा रही है। हम तो एक नल है जिससे पानी आ रहा है, बाकी पानी तो कहीं और से आ रहा है। तो वही जर्नी में हम लगे रहे। हमारे सपने बहुत बड़े थे, हमें बहुत कुछ करना था लाइफ में। तो गांव से निकले जब 12th पास की, गांव से निकले, फिर हम इंदौर आए और कहते हैं कि कहीं आपको पहुंचना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको कोई बड़ी जगह और अच्छी जगह जानी चाहिए, जो कि गांव में पॉसिबल नहीं था। जी बिल्कुल। गांव में इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं, गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती है, तो हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज के ज़माने में, इस मॉडर्न ज़माने में आपको कोई बड़ी जगह पर जाना पड़ेगा अगर आपका बड़ा सपना है तो। जी बिल्कुल। तो हम इंदौर में शिफ्ट हुए, फिर हमारे पास कोई स्किल तो नहीं थी। जी सर। अब सर्वाइवल तो बहुत टफ होता है बड़े शहरों में रहने के लिए, तो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाने लगे, हम ट्यूशन्स पढ़ाने लगे। जी सर। इसके बाद में 2016 से लेकर 2019-20 तक हमने पढ़ाया। इसके बाद में कोविड आया, तो कोविड ने तो सब कुछ बर्बाद ही कर दिया था। सब कुछ बहुत लोगों के मतलब कोचिंग और स्कूल बिजनेसेस तो सर एकदम खत्म हो चुके हैं। एग्जैक्टली। एजुकेशनल डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ इस कोविड से। फिर वो सारी चीज़ें ऐसा था कि यार अब क्या करें आगे। एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ मैं स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगा या मेरे व्यूअर्स को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मैं लोगों को बताता भी हूँ। आई एम जस्ट 26 years old, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है लोगों से, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ कि मैंने किताब पढ़ के ये बता दूँ, किताब पढ़ के मैं ये कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा दूँ, किताब पढ़ के मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड कर दूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ, सो आई विल शेयरिंग विद समबडी। मतलब मैंने जो मेरी लाइफ में किया है तो वही मैं करूँगा और वही मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करूँगा। भाई मुझसे वो कोई बोले कि भैया आप
बताओ कि सिगरेट पीने से क्या होता है। तो मैंने अगर नहीं पिए तो मैं कैसे बताऊंगा कि उससे क्या होता है, डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होता है कि नहीं, मजा आता है कि नहीं आता है। सही है, एक शराबी से पूछेंगे कि शराब क्या होती है तो वही बता पाएगा, जिसने कभी शराब पी ही नहीं वो कैसे बता पाएगा। तो वही चीज़ है कि मैंने मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने सीखा है वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से सीखा है और वही मैं लोगों को सिखाता हूँ। मेरे स्टेज से मैंने अभी तक 15,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग्स देता हूँ और आज भी काफ़ी अच्छा मेरा काम चलता है। ईश्वरीय शक्ति और माता पिता के आशीर्वाद और आप जैसे लोगों की विशेष से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो मैं लोगों को बस प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाता हूँ मैम। मेरी लाइफ का एक ही फंडामेंटल है कि जो मैंने मेरी लाइफ में किया है, सीखा है, प्रैक्टिकली वही मैं लोगों को सिखाऊँ। तो वही जर्नी में हम आगे बढ़ते रहें। और 2020 में 2020 में जैसे ही कोविड आया तो हमारा सारा बिजनेस क्लोज हो गया एंड आल्सो आई वाज इन रिलेशनशिप विद समबडी एंड ही इज आल्सो ब्रोकन माय हार्ट एंड ऑल दिस थिंग हैपेंड विद मी। बड़ी प्रॉब्लम है अभी यंग जनरेशन की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। दिल टूट जाता है ना सर बार-बार। एग्जैक्टली, बट लाइफ में दो ही चीजें होती है, या तो ब्रेक इट या मैक इट। जी सर। या तो आप अपने आप को तोड़ लो, मूव ऑन करना है सर लाइफ में, बस exactly. कुछ भी हो सर, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें मूव ऑन करना चाहिए। तो वही चीज़ें हमारे साथ हुई तो हमने चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए डिप्रेशन में बहुत अच्छे से चले गए। हम 1 साल डिप्रेशन में रहे क्योंकि बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। कोविड चल रहा था, मेरी 2 कोचिंग क्लासेस थी। एजुकेशन में काफ़ी अच्छा मैं कर रहा था, लेकिन जब कोविड आया तो सारी क्लासेस बंद हो गई, सारी चीज़ें बंद हो गई, फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ। इसके बाद में पर्सनली लॉस तो है ही, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले गए, इमोशनल लॉस। एग्जैक्टली। तो और सर्वाइवल भी टफ हो रहा था क्योंकि कोविड में तो बहुत प्रॉब्लम आ ही रही थी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम हैज़ बीन क्लोज, सब कुछ बंद हो गया था, तो फिर कैसे होगा। तो बहुत प्रॉब्लम आई। उसके बाद में हमने सोचा कि यार ये इस तरह की डिप्रेशन वाली जो चीज़ें हैं, देखो डिप्रेशन इज़ नॉट दैट कि जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप का डिप्रेशन, करियर का डिप्रेशन, फैमिली डिप्रेशन एंड डिप्रेशन, कहीं से भी स्ट्रेस आ सकता है। एग्जैक्टली। तो वो डिप्रेशन नाम का जो वर्ड है वो हमारी डिक्शनरी में, हमारी लाइफ में बहुत पूरी तरह से फिट हो गया था, निकलने का नाम नहीं ले रहा था। 1 साल डिप्रेशन रहना मतलब बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। आज के यूथ में देखता हूँ, अभी रिसर्च से पता किया गया है कि 65% लोग जो हैं यूथ जो है अभी डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार है। कहीं न कहीं किसी न किसी बात के स्ट्रेस में वो रहते ही हैं। डिप्रेशन एक बड़ी स्टेज है, शुरुआत जो होती है वो एंजाइटी से होती है, फिर स्ट्रेस होता है, फिर उसकी बड़ा भाई जो है वो डिप्रेशन है। एंजाइटी छोटी बहन है, स्ट्रेस थोड़ा सा बड़ा भाई है बीच वाला, और डिप्रेशन उसका बड़ा भाई है। तो डिप्रेशन में जब व्यक्ति चले जाता है तो उसके पास बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एक थॉट पैटर्न ही गलत बन जाता है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि अब क्या करें, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति जब डिप्रेशन में चला जाता है तो उसका थॉट पैटर्न ही पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल, उसको हर चीज मतलब हर जगह नेगेटिविटी दिखती है। एग्जैक्टली। 2 लोग बात भी कर रहे हैं तो लगेगा मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा लॉस हुआ है, शायद मुझे ही देख रहे हैं और मेरे बारे में ही। जबकि कल ही हमारी डिस्कशन हुई थी, सर ने भी बताया था कि एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग, हम क्या कर रहे हैं लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वो अपने बेचारे सुबह से शाम क्या खाना है, बच्चों को क्या खिलाना है, उसमें बिजी रहते हैं। लेकिन हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कई चीजों को कि सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है सर, सब अपने काम कर रहे हैं और सब अपनी जो जीवन यापन चलाने के लिए बिजी है सर। एग्जैक्टली। सब अपने अपने लाइफ में। और लोगों को क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो 4 दिन का मसाला चाहिए। बिल्कुल 4 दिन बात करेंगे, भूल जाएंगे। कोई भी केस उठा के आप देख लीजिए, 4 दिन बात करते हैं, 5वें 7वें दिन लोग भूल जाते हैं, फिर नया मसाला लेके आओ उनके लिए। और यही चीजें सोशल मीडिया करती है कि 4-5 दिन वो चीजें ट्रेंडिंग में चलेगी और फिर बाद में अपने आप खत्म हो जाएगी। तो वही चीजें थी कि डिप्रेशन में थे। फिर हमने सोचा कि इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आए। पहले तो हमने सोचा कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। थॉट बहुत गलत नेगेटिव आते थे कि क्या करना है, या तो क्या ही करें अब लाइफ में, अब बस हो गया दी एंड करें। बट फिर बाद में ऐसा सोचा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ये डिप्रेशन नाम की चीज़ हमसे बड़ी नहीं है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में हमसे बड़ी होती ही नहीं है, हम सबसे बड़े होते हैं। तो सर ये जो थॉट आया आपके माइंड में, मतलब बाहर निकलने का, वो कोई एक ट्रिगर पॉइंट था या आपको ऐसा कुछ याद हो कि उस समय मुझे अचानक से ऐसा लगा कि अब मुझे इससे बाहर आना है और कुछ करना है? ऐसा कुछ जो आप बताना चाहेंगे? एग्जैक्टली।
वो जब मैंने सोचा कि यार अब बस दी एंड करते हैं, ऐसा थॉट आया था। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊंगा कि इस डिप्रेशन ने मुझे कितना कुछ सिखाया है, हर चीज़। तो सर ऐसे कुछ सुसाइडल थॉट्स आए थे? एग्जैक्टली मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये थॉट भी मुझे आए थे कि अब बस खत्म कर सर देना ये चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर ये जनरेशन की। यस तो बस यही थॉट आ रहे थे, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं यार, लाइफ में लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। ये एक ही कोट जो है, एक ही विचार है, इसने लाइफ चेंज कर दी कि लाइफ में लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ओके सर। तो बस वही सोचा कि यार आप इस लाइफ का इम्पोर्टेंस को समझना है और पेरेंट्स की तरफ देखना है। हमारे पेरेंट्स हमारा मोटिवेशन होते हैं कि हम कहाँ से आए, कैसे हालात में हम लोग जी रहे हैं और हम मरने की सोच रहे हैं। और पेरेंट्स हमारे, भाई हमें पेरेंट्स को हमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि लाइफ में ये बच्चा आगे बढ़ेगा या हमारा ध्यान रखेगा, और हम ही अगर इस तरीके की चीज़ें कर लेंगे तो लाइफ में पेरेंट्स की वैल्यू क्या रह जाएगी। पेरेंट्स तो फिर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होंगे कि यार। सर हम यहाँ पे भी काउंसलिंग करते हैं ना, तो हम बच्चों को यही बताते हैं कि आपका मोटिवेशन आपका घर है। आपको किसी को सुनने से या देखने से नहीं आना चाहिए ना सर मोटिवेशन। मेरे घर की क्या परिस्थिति है, मेरे पापा कैसे काम कर रहे हैं, मम्मी कैसे घर चला रही है, ये बच्चे से अच्छा कोई नहीं जानता है। Exactly. और वो बच्चा अगर उसी से ना सीख पाए तो फिर सर फिर तो कुछ बचता ही नहीं है ना। Exactly. कि आपको मोटिवेशन आपके घर से आना चाहिए। आप जैसे आपने कहा सर कि हमारे पेरेंट्स हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होने चाहिए। एग्जैक्टली वही चीजें है ना कि आज हम देखते हैं जितने भी बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं या आईएएस एग्जाम क्लियर करते हैं या नीट एस्पिरेंट, आईआईटी एस्पिरेंट, जो बच्चे जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो बच्चे किसके होते हैं? ऑटो रिक्शा वाले, काम वाले, झाड़ू वाली, खाना बनाने वाली बाई, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देखते हैं कि वो कैसी मेहनत करते हैं। और जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके बच्चों को एसी में कोटा में रखते हैं। वो एसी वाला रूम फर्निश देंगे, सारी व्यवस्था देंगे, और साले निठल्ले उन कुछ नहीं करते। मैं उनको मैं दुखी होता हूँ इस बात को लेके कि जिनको सारी सुविधाएं मिल जाती है, इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और एक झाड़ू पोछा लगाने वाली बाई, एक ऑटो चलाने वाले के बच्चे क्यों सफल हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अपना मोटिवेशन समझते हैं। सर उन्होंने स्ट्रगल देखा है, शायद ये हो सकता है स्ट्रगल देखा ना, अपने पेरेंट्स को घर में देखा है ना स्ट्रगल, तो वो सोचते हैं कि यार हम एक अच्छी लाइफ जिए। मतलब वो जो एक पॉवर्टी वाली लाइफ जी रहे थे, वो एक मिडिल क्लास में या अपर मिडिल क्लास में आना चाहते हैं। और उसका सब एक ही तरीका है। आज हम भी बच्चों को बताते हैं कि आप जिस जीवन में जी रहे हैं सर, और अगर आपको अबव जाना है तो आप नौकरी लेकर ही आ सकते हो सर। आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आप कितना भी अच्छा काम कर लो सर। एक काम वाली बाई कितना अच्छा काम कर लेगी तो भी वो काम वाली ही रहेगी। लेकिन जब आप एक नौकरी पा लेते हो, एक ओहदा पा लेते हो, तो सर आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है ना। सोसाइटी में लोग आपसे पहचान जबरदस्ती बनाते हैं, रिलेशन वाले मिल जाते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वो क्रॉस करना है, वो जो बैरियर है वो तोड़ना है, तो सर करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ओवरऑल मोटिवेशन जो है वो हमारे पेरेंट्स से ही है, हमारी परिस्थिति ही है। आज मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी परिस्थिति को देता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ना होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। कल मैं मेरी वाइफ से डिस्कस कर रहा था, वही जो हमने डिस्कशन की थी। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर करता हूँ मेरी ट्रेनिंग्स में, कि जैसे आपने बताया था कि बच्चों को हमने 24 घंटे के लिए एक कमरे में रख दिया था ताकि उनको वो रियलाइज हो जाए कल से भाई हम ना रहें तो क्या होगा सर। तो माई वाइफ सेड टू मी कि दिस नॉट फेयर, ये सही नहीं है। मैंने कहा ये बिल्कुल सही है, इसको आप देखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियलाइजिंग वाली बात है। जी बिल्कुल। कि अगर जैसे मान लो सपोज दैट अगर किसी के पिता के पास हमारे लाइफ में और हमारी फैमिली में, मैं बता देता हूँ कुछ ऐसे भी लोग हैं उसके हमारी फैमिली, उनके पिताजी ने बहुत जमीन छोड़ के गए। जी बिल्कुल सर। पूरी बेच दी, खत्म हो गया, वो तो जीरो हो गए, न्यूट्रल हो गए। और हम ऐसे थे कि हमारे पिताजी की जमीन बिक गई थी क्योंकि उनको बीमारी थी। आज भी है हमारे पिताजी, लेकिन पिताजी तो है, जमीन बिक गई तो बिक गई। जमीन हमारी बिक गई थी, लेकिन आज हम कहाँ से पहुंच गए? क्योंकि हमें करना था, इसलिए आज हम यहाँ तक पहुंच गए। और जिनके पास नहीं था वो न्यूट्रल हो गए। तो वही चीजें हैं कि वो कहते हैं कि अगर पिता की पुश्तैनी जमीन, पिता की पुश्तैनी प्रॉपर्टीज किसी के पास होती है तो कोई बच्चा जो होता है उसको आग लगा देता है और कुछ जो है उसको आगे ले जाता है। तो वही वाली चीजें हैं। बिल्कुल सर। हम जैसे धीरू भाई अंबानी जी की बात करें तो सर ये जो लेगेसी उनके मतलब बच्चे ने भी उतना ही काम किया सर जितना धीरू भाई जी ने काम किया। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और उनके जो बच्चे सर उतना ही मेहनत कर रहे हैं। हम देखते हैं सर, हमको बहुत आसान लगता है उनको देखना, पर सर आप सोच सकते हो कितनी टफ रहती होगी लाइफ, मल्टीपल काम करना। और वो लेगेसी को लेकर चल रहे हैं सर। चाहते तो वो भी उसको यूज कर सकते थे, सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन आप आज जानते हैं कि सारे बड़े बड़े बिजनेस में मतलब उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है।
तो सर वही है कि ये चीज़ें जो हम मतलब जो पेरेंट्स ने किया या हमने किया उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है सर। और सर लेगेसी को आगे बढ़ाना वही देखो आज के युवाओं को, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि आज के युवा जो है अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग ही करेंगे। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने पेरेंट्स ने छोड़ के गए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस करके उस चीज़ को बनाया है, उसको बिगाड़ा नहीं, उसको कम भी नहीं किया। मान लो उनके पास 50 बीघा ज़मीन है तो उन्होंने उसको 48 या 45 भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी ज़मीन जैसी है, मेरी प्रॉपर्टी से वैसी ही बनी रहे ताकि मेरे बच्चे आगे बढ़े। और आजकल के यूथ जो हैं वो 45 को 40 एकड़ 40 में या 4 एकड़ में बचा के रखेंगे, 4 बीघा ही बचाएंगे, बाकी सारी बेच देंगे। क्योंकि ना तो उनके पास नॉलेज है, ना स्किल है, या कुछ भी करे जा रहा है। मतलब मैं तो कभी कभी इतना दुखी होता हूँ युवाओं को देख के कि भाई थोड़ा सा कॉन्शियसनेस लाओ, थोड़ा अवेयरनेस लेके आओ। भले आप अपने आप को बोलते हो कि मैंने ये किया है, मैंने MBA किया है, क्या MBA किया है? एजुकेशन का मतलब डिग्री पाना नहीं है। तो मॉरल्स भी तो कोई चीज, वैल्यू और मॉरल्स, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ये 2 चीजें नहीं है तो सर मतलब लाइफ होने का कोई मतलब नहीं ना। फिर आप पैसा कमा रहे हो, आप मशीन हो। कि आप एक तरीके से क्या होता है ना, कई लोगों को सर ये लगता है कि हम हमारी फैमिली के लिए पैसा कमा रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। तो जो मुझे अभी तक लगा है कि जो जैसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं या घर से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका कारण ये भी है सर कि सिर्फ बच्चों की जरूरतें नहीं पूरी करनी है सर, आपको बच्चे के साथ बैठ के आपको बात करनी है ना। अभी सर वो पुराना जमाना तो चला गया कि जब पेरेंट्स होता था ना, स्पेशली फादर, वो बच्चों से बात नहीं करते थे। जो भी होता था मदर के थ्रू आता था। कुछ भी चाहिए तो अपन क्या होता, पहले मम्मी से बोलेंगे, फिर मम्मी जाके पापा से बोलेगी, तब आपको चीजें मिलती थी। लेकिन अब जो सर ये गैप है, मुझे लगता है कि हमें खत्म करना चाहिए। क्योंकि बच्चा अकेला हो जाएगा, अगर वो कोई गलती भी करेगा ना तो सर वो किसी को बताएगा नहीं। जैसे कोई घर में ही मिल जाए उसको बताने वाला, जैसे हम भी हमारे बच्चे को बोल के रखा है सर। जैसे आप बोलते हैं, मैं भी लाइव एग्जांपल ही देती हूँ कि कितनी भी बड़ी गलती हो जाए लाइफ में, डरना मत, हमको आके बताना। सही है, ठीक है? क्योंकि डांट तो तेरे को वैसे भी खानी है, तो बता के खा लेना। एग्जैक्टली। ना बाद में पता चलेगा तो 4 दिन सोचता रहेगा कि ये बात मुझे बतानी है नहीं बतानी है, किसी और से पता चले तो आप डायरेक्टली आके बता दो। सही है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी रिश्ता हो। इसीलिए तो आजकल बच्चे क्या अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते कि पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इंडियन पेरेंट्स तो ये है कि तू डॉक्टर बनेगा। अरे बच्चा डॉक्टर के लिए बना ही नहीं, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, आप डॉक्टर कैसे बना रहे हो उनको? बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर वो बात जो है वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है तो वो पेरेंट्स को बता ही नहीं पाता है कि पापा ऐसा नहीं है। फिर भी वो कम्युनिकेशन गैप के कारण वो नहीं बता पाता है और इस वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना ही चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे मन में क्या है, मैं कैसा सोचता हूँ और मुझे ये बनना है। और पेरेंट्स को अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि तू यही बनेगा। अरे भैया क्यों उनसे रख रहे हो, आप खुद बन जाते। सही बात है। पेरेंट्स को कड़ी बात बताता हूँ, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने? बच्चों को बोल रहे हो तू डॉक्टर बनेगा, अरे तुम बन जाते भैया। बहुत प्रेशर हो जाता है, बहुत प्रेशर हो जाता है। जो बच्चा बनने के लिए आया, जो बनने के लिए जो ईश्वर ने जिसके लिए भेजा है वो बनने तो उसको। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो सर और कुछ बताना चाहेंगे अपनी लाइफ के बारे में, या exactly. कुछ ऐसा इंसिडेंट्स जो आपको याद हो, थोड़ा फनी हो, जो हमारी ऑडियंस भी सुने और हमारे स्टूडेंट जिससे इंस्पायर भी हो? डेफिनेटली। देखो मेरे यूथ को मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा करियर को लेकर। जी बिल्कुल। कि जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया तो बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। जी सर। और मैं स्किल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, आज भी स्किल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि लाइफ आपके पास अच्छी कुल्हाड़ी हो, अच्छी कुल्हाड़ी हो और उस कुल्हाड़ी में धार ना हो तो आप पेड़ नहीं काट सकते। बिल्कुल सर। तो उसमें धार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को धार करते रहिए, अपनी स्किल को आगे बढ़ाते रहिए। 2020 में जब मैं डिप्रेशन और ये सारी चीज़ों में आया तब उसके बाद में मुझे सोचा कि मुझे भी लगभग लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। मुझे ये आया कि यार मैं इस तरह का डिप्रेशन झेल रहा हूँ, मैं जिस तरह का करियर का प्रेशर झेल रहा हूँ, मैं जिस तरह की चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, आगे के यूथ को नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं लोगों की लाइफ बदल दूंगा, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जब भगवान राम का जब समय था और समुद्र पार करके जाना था तो एक छोटी सी गिलहरी छोटे से मतलब
पानी बहुत ज्यादा था, पार करके जाना था, तो सब लोग राम का पत्थर ला के उसमें समुद्र में डाल रहे थे। तो एक गिलहरी जो थी वहाँ बैठी हुई, वो सोच रही थी कि यार मुझे भी कुछ ना कुछ तो योगदान देना चाहिए। छोटा से मिट्टी के कण, धूल के कण, रेती के कण उठाकर वो समुद्र में डालती रही। एक बंदर देख रहा था वहीं से, तो बंदर बोलता है कि अरे क्या कर रही है, इससे क्या तू क्या पुल बना देगी? लोग पत्थर फेंक के पुल बना रहे हो और तो छोटे छोटे कण से पुल बना देगी। उन्होंने बोला कि जब इतिहास लिखा जाएगा तब कहीं ना कहीं मेरा नाम सहयोग करने में आएगा, योगदान करने में आएगा, और तुम्हारा नाम उसमें नहीं आएगा। तो हम वही चीजें हैं कि हम थोड़ा सा भी लाइफ में, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए तो हमारे लिए बड़ी बात है, और हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए एक बड़ी बात है। और हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी कि यार हमारा यहाँ आना, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ जो हमने फाइंड आउट किया कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है और उससे हम लोगों की लाइफ में कितने वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारी लाइफ जो है वो सार्थक हो जाएगी कि यार हमने जो जन्म लिया, हमारा जो बर्थ हुआ, हमने किसी के लिए थोड़ा बहुत तो किया। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग अपने लिए तो रात दिन करते हैं, लेकिन लोगों के लिए थोड़ा सा करना भी जरूरी है। सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी। एग्जैक्टली। इतना बड़ा देश है, भारत देश है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी मेंटालिटीज है। ठीक है, तो उनके साथ डील करना, जैसे हम लोग भी सर यहाँ काउंसलिंग करते हैं तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सर यहाँ पे। तो बच्चे क्या होते हैं ना, कई बार कुछ बातें बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए एक फेमिलियर एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। आपको जनरेशन के साथ चलना पड़ेगा सर। एक वो होता है ना कि आप रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स जो सोच है वो लेकर नहीं चल सकते हैं। तो कई लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं, मतलब हमारे लिए भी, कि भाई आप इतने मतलब लिबरल क्यों हैं बच्चों के साथ। तो सर आप क्या बता रहे, मतलब ये ठीक है हमारा प्रोसेस, या इसको और कोई तरीका हो सकता है बच्चों से कनेक्ट होने का? सर नहीं, डेफिनेटली आपकी प्रोसेस बहुत अच्छी है, क्योंकि आज के यूथ के या आज के बच्चों के हिसाब से हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन है वो डिग्री, क्वेश्चन आंसर रटवाना और ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है। उन सबको छोड़कर अगर प्रैक्टिकली ग्राउंड में बच्चे की प्रॉब्लम को अगर आप शॉर्ट आउट कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे प्रोस्पेक्ट से कि आप सही कर रहे हैं या आप जो भी है, लेकिन आप अपनी प्रोस्पेक्ट से सही कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों से मिलते हैं। जैसे मैं भी काउंसलिंग करता हूँ, डिप्रेशन की काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि डिप्रेशन मैंने जिया है, तो उनकी काउंसलिंग की सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, मेरा उसमें एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ है। तो हम क्या करते हैं, जब काउंसलिंग करते हैं तो एक टेस्ट होता है शॉर्ट, SWOT, जिसमें OT को हम लोग साइड में रखते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को हम SW, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, बस SW पे हम लोग फोकस करवाते हैं कि क्या वीकनेस है, अभी क्या वीकनेस है, और उस वीकनेस के लिए हम उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम उसको बताते हैं, उपाय बताते हैं, उसको तरीके बताते हैं, और उस तरीके हम काउंसलिंग करते हैं। तो जैसा पेशेंट होता है या जैसा व्यक्ति होता है वैसे हम उसका इलाज करना पड़ता है। हाँ, वो डायग्नोसिस तभी होता है जब वो पेशेंट को देखा जाता है। तो वही चीज़ें आप भी काउंसलिंग करते हैं तो पहले बच्चे को देखते हैं, बच्चे के इंटरेस्ट देखते हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, इंटरेस्ट ऑफ एरिया देखते हैं, कैपेबिलिटी देखते हैं, उसका विल पावर देखते हैं, उसके बाद में ही आप आई थिंक काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि सर मतलब मेरा मानना है लाइफ में कि जैसे हमने कितने भी जो महान लोग रहे हैं सर, किसी की भी लाइफ सर सिंपल तो नहीं रही है। जो महान बने हैं या जो मतलब उन्होंने सर स्ट्रगल और सेक्रीफाइस तो किए हैं लाइफ में, तभी वो महान बने। एग्जैक्टली। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि मुझे बहुत आसानी से ये चीज मिल जाएगी, तो सर ऐसा तो नहीं होगा, है ना। वही जैसे आपने बोला कि आप चाहते हो कि यार आपने कुछ समाज के लिए किया या इतिहास में आपका एक नाम दर्ज हो जाए, तो उसके लिए सर कुछ हटके आपको करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। वही चीज़ें लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि सब डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर की भीड़ में लगे हुए हैं, भैया आप ये क्या काम कर रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर, इससे क्या होगा, क्या होगा। बस समाज वाले बोलते हैं इससे, बहुत सारे पेरेंट्स ने भी एक दो बार कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आता होगा ना सर कि आप कर क्या। एग्जैक्टली। बहुत टफ सिचुएशन होती है मेरे सामने पर, बट मैं उसको पोलाइटली हैंडल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे समझाना आता है। अगर आपको समझाना आता है तो हर चीज आसान होती है। पेरेंट्स को समझाना मुश्किल नहीं है अगर आपको समझाना आता है। बिल्कुल सर। बोलते ना हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, अरे पेरेंट्स क्यों नहीं मानते भैया, पेरेंट्स मानेंगे अगर आपको समझाना अगर आता है तो। वही है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, इसमें क्या होगा, कैसे काम आएगा, पैसा कैसे आएगा, लोग छोरी नहीं देंगे आपको, शादी नहीं होगी। गांव में बोलते हैं लोग छोरी नहीं देंगे, शादी नहीं होगी। गांव में तो शादी उसकी होती है जिसके बाद जमीन होती है और नौकरी होती है। तो हमारी तो ना तो जमीन है और ना ही नौकरी है। बस समझ नहीं आ रहा कि ये काम कैसे होगा, इससे कैसे होगा। लेकिन मैडम 2020 के बाद में 3 साल तक हमने कुछ कोर्स किए, सर्टिफिकेशन कोर्स किए, मेहनत करते रहे, और वही कुल्हाड़ी वाली बात की उसमें धार करते रहे, सीखते रहे, लोगों को सिखाते रहे, और बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली,
और आज भी मैं 4 से 5 घंटे ही सोता हूँ। 1 से 5 या 1 से 6 का मेरा सोने का टाइम रहता है। 1 से 2 बजे के समथिंग में रोज सोता हूँ और 6 से 7 के समथिंग में उठ जाता हूँ। वही सर जो मैंने बोला कि अगर आप स्ट्रगल करोगे, सेक्रीफाइस करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे सर। और एवरीडे आपको सर कुछ नया ऐड करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि वो 2-4 चीजें पढ़ के आप किसी को बेवकूफ बना लो, तो सर ऐसा नहीं होता है सर। आपको एवरीडे नई नई चीजें करनी पड़ेगी, नए नए एग्जाम्पल्स लाने पड़ेंगे, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके कुछ आप बन पाते हो सर। एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। तो बस वही है कि 1% ग्रोथ करते रहे। और 2020 में जर्नी स्टार्ट की तो 2020 से लेकर 2023 तक 3 साल तक सिंगल 1 रुपया भी हमने नहीं कमाया इस इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग में। बिल्कुल, जबकि इंदौर जैसी जगह रहना बहुत सर्वाइवल टफ हुआ। इधर उधर छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब, कोचिंग ट्यूशन पढ़ा के काम चलाया। बस ये है कि सीखते रहे और हमें पता था कि आज हम कुछ न कुछ, अभी जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका 10 गुना हमें रिटर्न्स मिलेगा। क्योंकि प्रकृति हमें जरूर देती है, पर पहले हमें प्रकृति को देना पड़ता है ना। तो गिव एंड टेक का ही रूल चलता है सर, हर रिलेशन में। आप में दोगे तो ही आपको कुछ मिलेगा सर। आप क्योंकि अभी वही है ना कि यूथ हो या अभी की जनरेशन में सर, वो लोग यही सोचते हैं बस सामने वाला हमको दे दे। सर ऐसा नहीं होता है ना। आप किसी के लिए क्या कर रहे हो? आपने अपने पेरेंट्स के लिए क्या किया? चलो आपने गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, हो सकता है आपकी ही कुछ गलती नहीं हो, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, और वन साइडेड ही थे, है ना। सिर्फ आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि वो मेरे लिए करेगी। तो सर ऐसा नहीं होता है ना। आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी तो आप मतलब कुछ कर पाएंगे सर। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ें हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए। 2020 से लेकर 2023 तक सिंगल 1 रुपया भी नहीं कमाया, लेकिन 2023 के बाद में, जैसे 2023 खत्म हुआ, उसके बाद में मतलब जितना बैकएंड में नहीं कमाया उतना 2023 से लेकर 2025 तक कमाया इन 2 सालों में। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने अर्निंग की, मैं ये बता रहा हूँ कि मेहनत करते हैं तो फल डेफिनेटली मिलता है। और आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, और पिछले 3 सालों में 15,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग्स दी है। किताब भी है हमारी, आपकी सफलता के 7 रहस्य, है ना। बिल्कुल सर, इसके बारे में थोड़ा सा दिखा दीजिए, डेफिनेटली सभी को बता दीजिए। ये बुक है ना, आपकी सफलता का रहस्य। ये एक प्री बुक है जिसमें शॉर्ट में हमने लिखा है कि आपकी सफलता के 7 रहस्य। इसमें ऐसे 7 रहस्य जो प्रैक्टिकली प्रूवन, मैंने जो मेरी लाइफ में जिया है, मैंने जो मेरी लाइफ में सीखा है, वही मैंने मेरी किताब में दिया है। और इस किताब को लिखने में मुझे 2 साल लगे, 2 साल की रिसर्च रही। 2 साल में मैंने बहुत कुछ, जितना भी कुछ सीखा वो इस किताब में लिखा है। और इसकी एक बड़ी कॉपी जो पोस्ट वाली है, बड़ी कॉपी है, वो भी आने वाली है। तो जल्द ही वो बुक भी लॉन्च हो जाएगी। ये तो अभी हमने प्री में इसलिए लॉन्च किया कि हम इसको रिस्पॉन्स देखना चाह रहे थे कि हमारे व्यूवर्स और हमारे ऑडियंस को देखकर क्या प्रॉस्पेक्ट बनाते हैं। तो जो हमें फीडबैक मिला है वो डेफिनेटली इट वाज रियली गुड, कि बहुत अच्छा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और इसकी बड़ी कॉपी के लिए भी डिमांड कर रहे हैं कि सर इसको, जो आपकी बुक है कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे मतलब अवेलेबल है, कैसे हम इसको ले सकते हैं सर? एग्जैक्टली देखो, ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट और अमेजन किंडल पे ई बुक अवेलेबल है। इसके अलावा इंदौर के कुछ रिनाउंड स्टोर्स है, वहाँ पर भी अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप हमारी टीम से कनेक्ट करते हैं हमारे कॉन्टेक्ट पे या हमारी मेल आईडी पर, तो डेफिनेटली हमारी जो टीम है वो भी आपसे कनेक्ट करके आपके मेल या आपके एड्रेस पे बुक पार्सल कर देती है। वही सर, वो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे सर आपने बताया हमारे पास ई बुक भी है और हमारे पास प्रिंटेड बुक भी है। तो सर अभी बच्चों का जो रुझान है बुक्स की तरफ कम हो रहा है ना। तो सर आपको क्या लगता है, इसको जैसे आप एक वैल्यू ऐड करते हैं एक सोसाइटी में, तो आप कैसे, हम कोई एक तरीका बता सकते हैं जिससे बच्चे फिर से बुक की तरफ जाएं? थोड़ा सा ऐसा कोई तरीका हो सकता है क्या सर? बिल्कुल ऐसा तरीका हो सकता है, और सब कुछ आसान है, बस हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं बिज़नेस कोच हूँ, मैं बिज़नेस की ट्रेनिंग देता हूँ, कि लोग बोलते हैं कि ये चीज़ तो चलती नहीं है। ये चीज़ चलती है, ये चीज़ मतलब ये प्रोडक्ट नहीं चलता है, ऐसा बोलते हैं। ये प्रोडक्ट चलता है, आपको डिमांड जनरेट करना आना चाहिए। भाई हमें थोड़ी पता था कि कंप्यूटर आएगा, किसी एक व्यक्ति ने डिमांड जनरेट की ना। हमें थोड़ी पता था कि हवाई जहाज होगा, हमें ये नहीं पता था कि एरोप्लेन होगा, हमें ये नहीं पता था कि ट्रेन दौड़ेगी, लोहे की चीज़ क्या दौड़ेगी, हमें समझ में नहीं आएगा। लोहे की चीज़ उड़ेगी, पानी में तैरेगी, ये सब अनएक्सपेक्टेड थे। हमने तो पता ही नहीं था ना, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, ये तो हमारी कल्पना से भी परे थे। तो चीज़ें सब कुछ आसान है, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। और आज जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट और
ऐसी संस्थाएं हैं जो इन चीज़ों पर फोकस करवाती ही है। तो बात रही कि क्या किताबों की ओर रुझान हो सकता है, डेफिनेटली अगर आप ये मोबाइल को, मैं कल परसों स्टेशन में गया था तो एक पंडित जी बोल रहे थे इसको बोलते कर्ण पिशाचनी मोबाइल को कर्ण पिशाचनी, कर्ण मतलब कान और पिशाचनी मतलब भूत जो बैठा रहता है कान के ऊपर ही बैठा रहता है। हाँ। तो बोले ये कर्ण पिशाचनी को अगर आप छोड़ दोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। तो अगर आप ये मोबाइल को छोड़ दोगे, मोबाइल से अगर आप दूर रहेंगे तो डेफिनेटली आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे किसी न किसी चीज़ में। क्योंकि क्या होता है, मतलब आदमी खाली होता है, कोई भी बच्चा हो ना खाली होता है। अब जब वो खाली होगा तो उसको कुछ ना कुछ भरने के लिए देना पड़ेगा। जैसे मैं एडिक्शन की काउंसलिंग करता हूँ तो वो बोलते हैं क्या होता है कि एडिक्शन क्यों गया, शराब क्यों पी, क्योंकि वो अंदर से खाली था। जब व्यक्ति खाली था तो उसने शराब पीकर अपने आप को भर लिया। अब हम उस पर प्रेशर कर रहे हैं कि तुम शराब छोड़ दो, तो वो शराब तब छोड़ेगा जब उसके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ाओगे, आप कुछ ना कुछ दोगे। उसे खालीपन को भरने का कुछ ऑप्शंस भी तो होना चाहिए। जब खालीपन को आप भर दोगे तो वो शराब छोड़ देगा। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चे को अगर आप मोबाइल से दूर कर रहे हो तो आप उसके हाथ में किताब पकड़ाइए, आप किताब दीजिए, उन चीज़ों से आपसे माहौल से दूर करिए। कोई भी आदत, सफल आदत बनाने के लिए या आदत को छुड़ाने के लिए 21 दिन काफी होता है, 21 डेज। अगर 21 डेज कंटिन्यू हो गया, और सर मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि सर पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अभी आप देखोगे सर कि मम्मी के पास अलग मोबाइल है, पापा के पास अलग मोबाइल है, 2 बच्चे होते हैं और चारों मोबाइल लेके आराम से बैठे हुए, कोई कन्वर्सेशन नहीं चल रहा है, सब अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं सर। तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा हमको कुछ, जो जैसा होता था ना कि पहले मम्मी पापा सब हम लोग एक टीवी का कोई भी सीरियल, पहले सर दूरदर्शन होता था हमारे, केबल तो तब थी नहीं, तो एक रंगोली आता था सर सुबह। शायद आप तो छोटे हैं, मतलब मेरी तो काफी एज है, तो सर वो रंगोली देखने के लिए सर हम लोग सुबह उठते थे जल्दी संडे के दिन, और सब मम्मी गाने आते थे सर उसमें, कुछ भी नहीं था, मतलब अलग पुराने जमाने के वो मतलब 80s के सॉन्ग्स आते थे उसपे, तो वो हम लोग देखते थे सर कि वो रंगोली हमको देखना है। तो सब उठ जाते थे, पूरा घर उठ जाता था, संडे का दिन होता था, पोहा बनता था, वो सब खाते थे। तो एक सर वो एनवायरनमेंट था। अभी क्या है कि खाना भी सब अपना अलग अलग खा रहे हैं, मोबाइल अलग अलग देख रहे हैं। तो सर आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए कहते हैं कि पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, और आज घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए। बिल्कुल सर। और एक और भी कहावत कहते थे कि पहले सब एक साथ रहते थे और आज एक ही घर में अलग अलग रहते हैं। बिल्कुल रहते तो साथ में लेकिन अलग अलग रहते है ना। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। आप बच्चे के सामने गाली मत दीजिए, बच्चे के सामने फ़ोन मत चलाइए, बच्चे के सामने गुटखा मत खाइए, बच्चे के सामने बैठकर शराब मत पीजिए। बच्चा नहीं करेगा। बच्चा कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है? पेरेंट्स से, पेरेंट्स से। सही बात है। घर के माहौल से बच्चा सीखता है। अगर आपने वो हरकतें की है, लड़ाई झगड़े किए हैं, तो डेफिनेटली बच्चा भी उस चीज़ का शिकार होगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप बच्चे के सामने इस तरह की चीज़ें करते हैं, पेरेंट्स को मैंने बहुत बार बोला भी है अच्छे प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे पॉडकास्ट में, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बेडरूम में करिए। सही बात। आप जो भी पर्सनल चीज़ें कर रहे हैं अपने बेडरूम में करिए। हर आदमी अपनी अपनी चीज़ें करता है, प्राइवेसी मेंटेन कीजिए। बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखिए, क्योंकि बच्चा सफ़र करता है। आपको ये लगता है, बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सारे से क्रिमिनल्स होते हैं, तो वही बोले एक वो चीज़ होती है ना कि पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं डेफिनेटली। अगर वो एक छोटा सा बच्चा होता है, स्कूल से कॉपी पेंसिल और चुरा के आ जाता है और मम्मी से बोलता है, देखो मम्मी आज तो मैंने कॉपी पेंसिल चुरा के ले आया, मेरे दोस्त की बैग से ले आया, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे ने बोला वाह वाह बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया। फिर दूसरी बार और चुरा के लाया, तीसरी बार और चुरा के लाया, धीरे 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 अच्छा चोर बन गया, बड़ा क्रिमिनल बन गया। और क्रिमिनल बनने के बाद में उसने बहुत बड़ी एक बार चोरी की, और उसके बाद में उसको जज ने सजा सुनाई, कटघरे में खड़ा किया और उससे पूछा तुमको फांसी देने वाले हैं हम, बहुत बड़ा क्राइम किया है आपने, ठीक है, आपकी कोई आखिरी अंतिम इच्छा हो तो बता दो। उस बच्चे ने, जो वो बड़ा हो चुका है, उस क्रिमिनल ने बताया कि साहब मैं एक बार मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ, एक बार मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ, ये मेरी अंतिम इच्छा है। तो उन्होंने जज साहब ने बोला कि चलो भैया इनकी माँ को बुलाओ। माँ जैसे ही आई और माँ कटघरे में खड़ी थी, तो माँ को बोला कि माँ पास में आ जाओ। पास में आया, उस बच्चे ने उसके दांत से उस बच्ची के उस माँ के कान तोड़ दिए, दांत से, मुंह से कान तोड़ दिए। और उसके बाद में उसकी माँ ने बोला कि तू पागल हो गया क्या, मैं तेरी माँ हूँ, तो क्या मेरे को तो बच दे। उन्होंने बोला कि माँ, एक वो दिन था जब शुरुआत थी, जब मैंने छोटी सी चोरी की थी, अगर काश उस दिन आप ये कान से सुनकर मुझे ये बता देते कि ये गलत है,
तो आज मैं इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बनता। और आज जो कुछ भी मैं बना हूँ, आज मुझे जो सजा मिलने वाली है, और आज जो कुछ भी मैंने क्राइम किया है वो आपकी वजह से किया है। मतलब उस बच्चे को बर्बाद करने में उसकी माँ का सबसे बड़ा। सर क्या होता है ना, घर में सबसे बड़ी प्रेरणा, जैसे क्या होता है जो हमारे मतलब जो भारत का जो कल्चर है उसके हिसाब से क्या होता है, पिता का काम होता है कि जो आपकी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, जो आपकी भोजन की, पढ़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करना, और माँ का फर्ज है कि बच्चों को एक मॉरल या वैल्यूज देना घर में बैठ। अगर आप घर में हो सर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को सिखाएं, आपके जो भी लाइफ के अनुभव रहे हैं, बच्चों के साथ बैठे, बच्चों के साथ बात करें। तो मेरा यही मानना है कि सर पिताजी का जो समय होता है बच्चों के साथ वो तो वैसे भी कम होता है, क्योंकि वो जरूरी भी है सर। अगर वो कमाने नहीं जाएगा तो कैसे जो उनकी लाइफ की जो आवश्यकता है वो पूरी होगी। तो एक माँ जो होती है सर लाइफ में बहुत बड़ा उनका रोल होता है कि हम बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या कैसे वैल्यूज ऐड कर रहे हैं उनकी लाइफ में। एग्जैक्टली मेरा कहना है सभी पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, है ना, टाइम दीजिए उनको, मोबाइल में उनको फोन मत दीजिए। बिल्कुल आजकल तो मम्मी 2 फोन रखती है, एक में वो बिजी है और बच्चा रो रहा है तो बच्चे को दे देती है। सर वो सब खाना खिलाना मोबाइल से, सर पोएम देखेंगे बच्चे और वो बच्चों को फीड करवा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो मोबाइल के बिना बच्चे मानते ही नहीं सर, वो थोड़ा सा बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए और अपने आप पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। जैसे बाहर हमारा जो कल्चर है वो हमारा इंडियन कल्चर है, जिसमें हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, सुबह शाम बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। लेकिन वो जो कल्चर है आप धीरे धीरे खत्म होता हुआ जा रहा। जैसे यूएस में क्या होता है कि वो एक बार बच्चा अपने पेरेंट्स को $1000 देता है और बोलता है कि पापा $1000 ले लो, लेकिन रोज मेरे साथ 1 घंटा बिताया करो। पिताजी के पास टाइम नहीं है ना सर, वो वाले इशू। जैसे आपने भी देखा होगा सर, आप घर जाते हो, गांव में जाते हो, तो आपकी मम्मी का एक आपने अलग अफेक्शन देखा होगा अपने लिए, कि वो आप 10 बार तो आपसे पूछती होंगी तू क्या खाएगा, ना तेरे लिए ये बना दूं। तो ये चीजें सर रहती है, क्योंकि वो है कि उनको समय उनको भी चाहिए, क्योंकि वो गाँव के एनवायरनमेंट में है, वो आपकी इम्पोर्टेंस समझते हैं सर। और शायद आप भी समझ रहे हैं क्योंकि आप अकेले हैं सर, है ना, तो और ज्यादा समझ पा रहे हैं कि जब तक हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं तब तक उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है। जब हम अलग रहते हैं तब ज्यादा हमको उसका वही चीज है ना कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम तरसते हैं, और जो हमारे पास है उसको हम कदर नहीं करते सर। एग्जैक्टली, तो वही चीजें हैं। पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं बच्चों को ध्यान देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चों को जितना हम समय देंगे उतने ही बच्चे संस्कारवान होंगे, उतने ही बेहतर इंसान बनेंगे, है ना। और ये बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंटिंग की टिप्स है कि हमें पेरेंटिंग और अपब्रिंगिंग पर ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम कोई क्रिटिसाइज़ करने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम क्या है, जब बच्चा कॉलेज में चले जाता है तो 1.5-2 लाख रुपए वाला अच्छी फैकल्टी बुलाकर उससे पढ़वाएंगे। हाँ। अरे बच्चों को पढ़ने की जरूरत तो नीचे की साइड है, नर्सरी में। नहीं समझते लोग, ये सोचते हैं कि स्कूलिंग कैसा भी हो जाए और कॉलेज अच्छा करवा देंगे, पर ऐसा नहीं होता सर। वही होता ना बेस। अगर बेस बिल्डअप कर दिया तो सर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मैं स्कूलों में जाता हूँ, जो नर्सरी के टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनकी सैलरी पूछो तो क्या ही वो पढ़ाते होंगे बेचारे, क्या ही उनका नॉलेज और क्वालिफिकेशन नहीं है उनका। और जो क्वालिफाइड है उनको स्कूल पे नहीं कर पाते सर। तो मेन जो बेस बच्चों का जो लाइफ बनने वाली जो रूट है वो रूट तो कमजोर है। बिल्कुल फिर बाद में वो बड़ा हो जाएगा और उसके बाद में अच्छा पानी डालोगे, केमिकल डालोगे, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर। रूट्स पे काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल सर। तो एक चीज़ है सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे जो आप जहाँ पे सेशंस लेते हैं सर, तो मोस्टली वहाँ पे सर किस तरीके के मतलब एज ग्रुप रहता है आपका? मतलब जैसे स्कूलों में तो बच्चे रहते हैं, सब टीचर ट्रेनिंग भी देते हैं सर, है ना। और आपका विशेष जो अभी जो पॉइंट मतलब जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो पुलिस मतलब अधिकारियों के साथ है सर, तो वहाँ पे किस तरीके की मोटिवेशन की उनको ज़रूरत रहती है सर, ये बताना चाहिए। एग्जैक्टली, देखो अधिकतर उनके जो सेशंस होते हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। ओके सर। उनको अधिकतर सेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ज़्यादा मैं देता हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है चीज़ों को लेके। तो उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, कैसे ओवरकम करें, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स के सेशंस होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसमें उनको हम बोलना भी सिखाते हैं कि इस तरीके से बोलें, इस तरह की बातचीत करें, इस तरह का इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें। और इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि आप किसी मैनेजमेंट में या टीम में काम कर रहे हैं तो टीम को कैसे हैंडल करें, टीम से कैसे डिस्कस करें, या कोई भी इन्फॉर्मेशन को टीम तक कैसे पहुंचाएं, और अपनी टीम को पूरी तरह से लीड कैसे करें, कैसे एक अच्छे बेहतर लीडर बने। तो इस तरह की सेशंस हम पुलिस वालों के साथ और पुलिस अधिकारियों के साथ हम करते रहते हैं। अच्छा, तो सर उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा काम करते हैं सर ना। हमने कहा उनका कोई टाइमिंग कोई मतलब फिक्स नहीं रहता है सर। एवरी पर्सन नीड ट्रेनिंग्स।
हर आदमी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल एक छोटा बच्चा हुआ चाहे एक बड़ा बुजुर्ग हुआ, जी सर। चाहे एक सब्जी बेचने वाला हुआ चाहे एक ऑफिस में बैठने वाला IPO हो भले उसी कंपनी का, फिर भी उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। जी। इसीलिए और ट्रेनिंग को मैं कहता हूँ ट्रेनिंग इटसेल्फ नॉलेज, ट्रेनिंग इटसेल्फ एजुकेशन। ट्रेनिंग अपने आप में एजुकेशन है। जी भाई गवर्नमेंट भी तो बहुत सारी ट्रेनिंग क्यों चला रही है, PMKVY उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, स्टार्टअप इंडिया क्यों किया, बहुत सारे अभी हम कुछ समय पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज चला रहे थे, इसमें हम स्कूल कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहे थे। वो MSME गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। जी जी। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप ट्रेनिंग ले, और मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ ट्रेनर हर आदमी को ट्रेनिंग की जरूरत है, और ट्रेनिंग इटसेल्फ एजुकेशन, ट्रेनिंग इटसेल्फ नॉलेज, ट्रेनिंग लेना चाहिए सर। वो जरूरी भी है ना हाँ। सर, क्योंकि आप समझ सकते हो कि भारत देश जो है सर अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। उस पूरी पॉपुलेशन को गवर्नमेंट तो जॉब नहीं दे सकती ना सर। हाँ। तो कहीं ना कहीं बंदा स्किल्ड हो जाए हाँ। ताकि वो अपना छोटा सा बिजनेस चला सके, अपनी लाइफ आगे बढ़ा सके। एग्जैक्टली। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा कि Exactly. आपको ट्रेन मतलब होना ही है, ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगी सर। और वही जैसा आपने कहा कि आपका बेस तो वीक है हाँ, ना, तो फिर ट्रेनिंग की तो और ज्यादा आवश्यकता आ ज़्यादा जाती आवश्यकता है है। कि कोई हो जो आपको टाइम टाइम पे ट्रेन करता रहे। एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को शुरुआत से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जी सर। और प्रॉब्लम वही है कि स्किल पर फोकस करवाना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जो आज बच्चा कॉलेज में जाने के बाद सीख रहा है, उसको आप पहले फर्स्ट क्लास से ही सिखाओ ना। कम्युनिकेशन स्किल स्टेज पे बोलना उसको फर्स्ट क्लास से सिखाइए आप। जी सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस उसको नर्सरी से दीजिए। जी सर। बहुत सारी, मेरे एक दोस्त का यही कॉलेज स्कूल है, प्री स्कूल, तो उन्होंने इतना शानदार ऑडिटोरियम और वो सारी चीज़ें बनाई, और छोटे छोटे बच्चों को वो स्टेज फियर और ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग करवा रहे हैं। बोले ये सर हम अभी से सिखाएंगे तो 8th क्लास तक तो बच्चा बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर बन जाएगा, बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बन जाएगा। जी सर। तो ये शुरुआत शुरू से ही होना चाहिए, तब जाके एक बच्चा एक बेहतर इंसान बन पाता है। और ये जो हम जिस डर से आज डर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से हम डर रहे हैं, जो यूथ जिस प्रकार का फियर लेके अंदर बैठे हैं, करियर का फियर, ये फियर अपने आप में खत्म हो जाएगा। जी सर। जी। तो सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक जो आध्यात्म है इसको कैसे हम मोटिवेशन के साथ जोड़ें सर? मतलब स्पिरिचुअलिटी और मोटिवेशन का क्या कनेक्शन है, या आप इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखो स्पिरिचुअल है अपने आप में एक अलग चीज़ है, एक अलग हर वास्ट एरिया है, एक अलग टॉपिक है। मोटिवेशन एक अलग चीज़ है। और बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं बोलना चाहूँगा कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है दुनिया में। जी। मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मोटिवेशन का मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया कि ये कर लो, आप हो सकता है मेरी बात को आपने ध्यान से सुन लिया, तो हो सकता है आप उसको कर लेंगे या नहीं करेंगे, सही। लेकिन अगर यही बात आपके अंदर से आई, ये मुझे करना है, दैट्स कॉल्ड द मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक इंटरनल मोटिवेशन। जो हम मोटिवेशन देते हैं वो हम एक्सटर्नल मोटिवेशन देते हैं। जी सर। बस हम उसको जगाते हैं, भैया उठ जाओ, लेकिन जब तक कि वो अंदर से नहीं उठेगा, हमारा ही नहीं है तो सर कोई कुछ क्या नहीं कर करेंगे? सकता है। वही तो वो कहते हैं ना कि एक सोए हुए इंसान को आप जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का ढोंग करके सोया है उसको आप कभी नहीं जगा सकते। ढोंग करना बंद करना पड़ेगा सर। एग्जैक्टली। युवा को ये बोलता हूँ कि भैया मोटिवेशन आप खुद से लीजिए, खुद मोटिवेट होइए, इंटरनली मोटिवेशन लेके आइए कि मुझे मेरी लाइफ में आगे करना है। और वो मोटिवेशन का सोर्स आपके पेरेंट्स है, आपकी फैमिली है, आपकी परिस्थिति है, वो आपको मोटिवेट करके आपको आगे लेके जाएगा। बात रही स्पिरिचुअलिटी की, जैसा आपने प्रश्न किया, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक आदमी को उसको अपनी लाइफ में अपनाना ही चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ नोइंग आवरसेल्फ, बिल्कुल सर, खुद को जानना स्पिरिचुअलिटी है। बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कपड़े वस्त्र चेंज कर लो, घंटी वो हम बजाओ, इसको मंदिर किसी की धर्म आरती से पूजा ना करो। जोड़ें। मतलब वही कि अगर आप अपने आप को जान जाते हो सर, और कर्म जो आप कर रहे हो उस पे अगर आपका नियंत्रण है, आप अपने आप को जानते हो, तो यही तो धर्म है सर। यही तो धर्म है। वही, धर्म का कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर वो नहीं होता है कि नहीं उसके है। लिए कुछ अटायर्स चाहिए या हाँ। कोई मेथड चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि स्पिरिचुअलिटी को लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग ले जा रहे हैं। कोई से बाबा कुछ अलग बोल रहे हैं, कोई से बाबा कुछ अलग बोल रहे हैं, कोई से संस्था ये बोल रहे हैं, कोई से बाबा ढोल तमाशे कर रहे हैं, रोड पे नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये नहीं है। इटसेल्फ आप खुद को जानिए, आप खुद कौन है, अपने पोटेंशियल को जानिए, वो होती है स्पिरिचुअलिटी। भाई गौतम बुद्ध अपने घर से बाहर निकले थे अपने आप को जानने के लिए, दैट्स कॉल्ड द स्पिरिचुअलिटी। सही है सर। अपने आप को जानना स्पिरिचुअलिटी है। ये नहीं है कि आप भी निकल गए, आपने कपड़े चेंज कर लिए, आप
बहुत सारे हंगामा कर रहे हो, ये कर वो रहे हो, देखा कर था रहे ना हो। सर अभी हमने महाकुंभ में कई लोग ऐसे, मुझे तो सर कई ऐसे लोग लगे जो सर मेंटली डिस्टर्ब थे, मतलब जो हाँ। इमोशनली वीक लोग Weak थे थे। सर, और उन्होंने ये रास्ता अपना लिया। रास्ता अपना क्योंकि लिया। इसमें होता क्या, और सर जैसे सभी बताते हैं कि ज्यादातर जो बाबा वगैरह बन जाते हैं सर, वो कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करते करते हैं ही सर। तो उससे क्या होता है, मुझे लगता है वो सब भूल जाते होंगे कुछ समय के लिए, है ना। और सर एक्चुअली क्या हो कि आप जब गृहस्थ जीवन में थे सर, मेरा ऐसा मानना है कि हर जो हमारे को जो व्यवस्थाएं जो दी गई है पुराने ज़माने से, उनका इम्पोर्टेंस है सर। कि आप बचपन में जब बाल्यावस्था में होते हो तब आपके कुछ कर्मास होते हैं, है ना, फिर आप युवा है तब आपके कुछ कर्म है ना। और ये सब चीज़ें जो बोला जाता है कि यार हमको पहाड़ पे जाना है, पर्वत पे जाना है, बाबा बनना है या जो भी करना है, ये एक लास्ट सर स्टेज होती है लाइफ की। उस समय आप कर सकते हैं, पर लोग भाग जाते हैं सर। मतलब अपनी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग सर जिम्मेदारियों से भाग कर ही ये काम करते हैं। एग्जैक्टली। और आजकल तो यूथ के साथ यही हो रहा है, हर दूसरा तीसरा बोल रहा है कि मुझे बाबा बनना है। IIT IIM से पढ़े हुए बच्चे हों, बताओ सर, ये बन रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा भैया, बाबाओं से इन्फ्लुएंस मत होइए आप। बस मैं यही बोलता हूँ, वो बाबा फलाने बाबा को टिकना, अरे बाबा उनका जीवन अलग है, अपना जीवन अलग है, अपना पर्पस ऑफ लाइफ अलग है। आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हैं, नो डाउट करिए, हम आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप एक सही रास्ते पे जाइए और एक सही स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाइए। आप हर किसी से इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी करने लग जाएंगे तो नहीं चलेगा। जैसे और सर आपने मीडिया भी उसको बहुत उससे बताती है ना हाँ, सर। सबको TRP चाहिए। वही सर, नहीं पता क्या होता है ना कि आप इतने एजुकेट हुए और आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। सही। जिस तरीके की आप बात करते हो या आप जो प्रिडिक्शन देते हो, वो प्रिडिक्शन भी सर लोग सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही वाली बात आ जाती है कि मानसिक जो है ना, दिमागी तौर पे आप कमजोर थे और आपने इस तरीके का रास्ता चुन लिया और आप वहाँ चले गए। नहीं, वो जरूरी है, हम समाज के आईना होते हैं। बिल्कुल सर। और समाज परिभाषा से नहीं, उदाहरण से बदलता है। तो हमें कुछ लाइफ में ऐसा करना चाहिए कि लोग हमको देखकर सीखे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज मैं एक समाज का एक व्यक्ति हूँ, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी समुदाय से आ रहा हूँ, किसी भी धर्म से, किसी भी देश में मैं रह रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, एक नागरिक हूँ। बिल्कुल सर। मैं बीइंग अ नागरिक, बीइंग अ मैन, मैं मेरी समाज के लिए, देश के लिए अगर थोड़ा सा भी कर पाया तो मेरा जीवन मेरे लिए सार्थक है। और यही एग्जिस्टेंस और यही वैल्यू हर इंसान को रखना चाहिए कि मैं मेरे समाज के लिए थोड़ा सा भी अगर मैं कर पाया तो मेरा जीना, मेरा जीवन मेरे लिए सार्थक सिद्ध हो जाएगा। जी सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं कि जैसे आप तो मल्टीपल लोगों में जाते हैं, मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक, आप हर मेंटालिटी को आपने मतलब समझा है। तो कोई ऐसे 5 की पॉइंट्स बताना चाहेंगे जिसको हर स्टेज में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो लोग फॉलो करें और उनका जीवन थोड़ा सा शायद सुधर सके, ऐसा कुछ कोई ऐसे 5 पॉइंट्स लाइफ में? डेफिनेटली एक पॉइंट सबसे बड़ा है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी हो, आप लक्ष्य निर्धारित करें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप 55 के हो गए बोले आप क्या लक्ष्य निर्धारित करें। अरे आपके कुछ भी लक्ष्य हो सकते हैं सर। वो आपने सही बोला। अभी मैंने देखा था सर, एक 70 साल की दादी है, वो वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर दादी के नाम से। तो 70 साल में कौन सोचेगा सर कि मैं वेट लिफ्टिंग करूँगी? मतलब उनके क्या घुटने दर्द होते थे, मैंने उनका देखा है पूरा इस पे नेट पे। तो मैंने देखा है कि वो सब बोलते थे कि दवाई खानी पड़ेगी उनको, दवाई से शायद कुछ परहेज होगा। तो उनके बेटे ने बोला चल मम्मी चल जिम चलते हैं। बोलती हाँ चल। सर वो इतना बढ़िया सर वेट उठा रही है, और मतलब वेट लिफ्टर है वो, 70 मतलब ओल्डेस्ट वेट लिफ्टर है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वही चीज़ है कि लक्ष्य आपका किसी भी एज में हो सकता है और लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे भी देखो, लक्ष्य कभी खत्म होने वाली चीज़ है ही नहीं। आज हमने ये अचीव कर लिया, अगली बार हमें तो कुछ अलग और बेहतर करना है, तो वो लक्ष्य चलता रहेगा और लक्ष्य रहेगा तब तक की लाइफ रहेगी। जब आपकी लाइफ में लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो आप दिशाहीन हो जाएंगे। बिल्कुल सर। तो लाइफ को एक दिशा के साथ चलाना है, एक डायरेक्शन के साथ चलाना है, तो हर दिन नए लक्ष्यों की तलाश करनी ही है। 3 तरह के लक्ष्य, या तो एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एक मिड टर्म। पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, महीने 2 महीने के, और मिड टर्म महीने 6 महीने के बनाइए, फिर एक लॉन्ग टर्म बनाइए 3 साल 6 साल 5 साल के। तो इस तरीके से आपको लक्ष्य बनाना चाहिए। और डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्पिरिचुअलिटी मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी है। तो आदमी खाली इसलिए होता है क्योंकि उसके पास लक्ष्य नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी खाली क्यों है। अच्छा, व्यक्ति नशा क्यों कर रहा है, अंधकार में क्यों है, गुटखा क्यों खा रहा है, शराब क्यों पी रहा है, क्योंकि खाली है। लाइफ में कुछ करने को है ही नहीं उसके पास। तो जब उसके पास कुछ होगा ही नहीं तो वो यही करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, हर युवा को, हर स्टूडेंट को अपना एक लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए, है ना। एक लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। वो लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियली गोल हो सकता है, हेल्दी लाइफ हो सकती है, हेल्दी वाइफ हो सकती है, वेल्दी लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
चाहे आपको सुकून मिल रहा है कि गर्मी शुरू हो गई है, आप जगह जगह प्याऊ बना लो, 10, 20, 50 इंदौर के अंदर लोगों को पानी पिलाओ, ये भी आपका लक्ष्य हो सकता है। लोग ये काम भी कर रहे हैं, लोग साफ सफाई भी कर रहे हैं, उसमें भी उनको सुकून मिल रहा है। अगर जो काम करने में आपका सुकून मिल रहा है तो वो काम करो, वो भी आपका लक्ष्य हो सकता है। बिल्कुल सर। तो लक्ष्य बनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति लक्ष्य के साथ होता है, जिसकी लाइफ में गोल होता है, वो हमेशा भरा हुआ रहता है, हमेशा खुश होता है, हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। तो पहली बात तो है कि आप अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरी बात है कि खुश रहें, है ना। लक्ष्य आपने बहुत स्ट्रांगली बना लिया लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे तो भी दुखी हो रहे हो, ऐसा नहीं है। सारी चीजें अपने समय पर तो हर बार सब चीजें नहीं आपके अकॉर्डिंग होगी ना, आपको एडजस्ट होना है। हाँ। जैसे वो एक वर्ड यूज होता है ना, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी स्किल से एक लाइफ स्किल का 5-6 पॉइंट है ये। वही। तो सर उसमें हमने जैसे हम लोग तो सर साइंस के मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि हमारे टाइम के एक इवोल्यूशन में जो बड़े साइंटिस्ट रहे डार्विन, तो उन्होंने वही बोला था कि इस दुनिया में वही सरवाइव करेगा जो अपने आप को बदल देगा। सही है ना, कि जो अडेप्टेशन कर सकता है वो सरवाइव कर पाएगा, जो अडेप्ट नहीं होगा उसको नेचर भी नहीं सर एक्सेप्ट करती है। अगर मैंने सर आपको जैसे हम बच्चों को एग्जांपल देते हैं कि मैंने आपको ठंडे वातावरण में भेज दिया, तो आपकी बॉडी को वहाँ उसके अकॉर्डिंग क्या होना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा। तो आप जिंदा रहोगे, नहीं तो मर जाओगे। That's great. वो चीज़ है बहुत सही है। वो साइंस की डार्विन की थ्योरी मैंने भी पढ़ी है, मैं खुद भी साइंस का टीचर था। एग्जैक्टली मैंने बहुत पढ़ा और बहुत पसंद आई थी। और वही चीज़ें मुझे जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना तो मैंने लाइफ स्किल 10 तरह की लाइफ स्किल बताई है WHO ने जी सर, और यूनेस्को ने, जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, 10 तरह की स्किल्स हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। इसमें अडेप्टेशन स्किल्स भी उन्होंने बताई है। तो जब मुझे समझ में आई कि यार ये वो बात वहाँ से उठा, वही थी सर। सोचो ना कनेक्शन कितना अच्छा है कि अगर आप अडॉप्ट नहीं हो रहे हो ना तो आप नेचर में ही नहीं बच पाओगे। तो फिर तो ये तो समाज है सर, आपने खुद ने क्रिएट किया। और यहाँ मैंने वही बोला ना सर, भारत एक ऐसा देश है कि इतनी वैरायटी आपको कहीं देखने को किसी देश में नहीं मिलेगी सर। हमारे पॉपुलेशन मतलब जितने देश होते हैं ना उतने तो हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं सर। तो वहाँ तो आपका अडेप्टेबिलिटी है ही, हर दूसरा हर नया कोई भी इंसान आपके लिए नया ही होगा, नहीं होगा वो आपके हिसाब से नहीं बदलेगा सर, आपको उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। एग्जैक्टली। और वो एक अच्छा और बेहतर इंसान वही होगा जो सब में घुल मिल जाता है। बिल्कुल सर। मेरी एक ऐसी आदत है, मुझे कोई भी व्यक्ति मिल जाता है मैं उसके साथ घुल मिल जाता हूँ। वही सर ना। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि मैं मेरे पापा से भी वैसी बात करता हूँ जैसे मेरे फादर इन लॉ से बात करता हूँ, मेरे ससुर से बात करता हूँ। तो उनको ये फर्क नहीं होता है कि ये मेरा बेटा है या मेरा दामाद है, और मुझे ये नहीं लगता है कि ये मेरे फादर इन लॉ है या मेरे रियल फादर। तो यही चीज़ें हैं, ये अडॉप्टेशन वाली बात है कि हम जैसे हैं हम वैसे रहें, लेकिन जो व्यक्ति सामने वाला वैसा है हम वैसे बनना पड़ता है सर। तो उसी रंग में हमें रंगना आना चाहिए जी, है ना। तो ये एडॉप्टेशन वाली स्किल है। दैट्स ग्रेट। और सर 2 पॉइंट आपने बता देते हैं, तीसरा पॉइंट। हाँ, तीसरा पॉइंट ये है कि आप, दूसरा पॉइंट है कि खुश रहें। पहला लक्ष्य बनाएं, दूसरा खुश रहें। तीसरा ये कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं आप ऐसा नहीं सोचे कि ये मेरे लिए ही कर रहा हूँ। सेल्फ सेंट्रिक नहीं बनना चाहिए। ऐसा सोचे कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं या लोगों के लिए कुछ करें। भाई हम आज मान लो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोचे कि हम हमारा भला हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, मैं लोगों की लाइफ में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मेरा ही सब कुछ हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए। मैं लोगों के लिए भी तो कुछ करूँ, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ, है ना। जैसे आपने एक किताब पढ़ी होगी इकिगाई, पर्पस ऑफ लाइफ, उसको मिलता है, जापान की एक टेक्निक है जिसमें व्यक्ति ने बताया है कि आप वो काम करें जिसको आप पसंद करते हैं, आप वो काम करें जिससे आप प्यार करते हैं, आप वो काम करें जिससे आपको संतुष्टि मिले, आप वो काम करें जिससे लोगों का भला हो। आप जो काम कर रहे हो वो काम भी करें जिससे लोगों का भी भला हो, समाज का भी भला हो। ऐसा नहीं है कि आप अपना ही भला देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपना ही भला देखते रहेंगे तब भी आप कहीं ना कहीं दुखी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी काम करें, तो सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। 4th पॉइंट, कभी भी आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं या जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें कि मुझे क्या काम कैसे करना है और किसके साथ करना है और किसको मुझे प्रायोरिटाइज करना है। क्योंकि अगर आप, एक चीज़ ये भी है कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हम लोगों को खुश करने के लिए ही कर रहे हैं, खुद को भी फोकस करना है, खुद को भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा किताबों से जुड़े, अच्छे लोगों से मिले, आप कनेक्शंस बनाएं, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप, गौर गोपाल दास जी ने 4 पिलर बताए हैं, उसमें एक रिलेशनशिप भी बताया। तो आज हम यहाँ बैठे हैं हमारे एक रिलेशनशिप की वजह से बैठे हैं, हमारी बातचीत, हमारी कम्युनिकेशन की वजह से बैठे हैं। तो हमारे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है, बट हम इस धूप में, इस गर्मी में ये पॉडकास्ट को कर रहे हैं और हम यूट्यूब पे वीडियो, हम इसका कोई चार्ज भी नहीं लेंगे,
फ्री में यूट्यूब पे वीडियो हाँ, जाएगा। वही, तो वही। हम क्यों कर रहे हैं ये? हम आपके लिए ही कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स को आपके व्यूवर्स को आपके पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहूँगा कि हम आपके लिए ही कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर पाएँ। हम आपके लिए क्या थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक रिलेशन वाली बात है जो कि बहुत ज़रूरी है, रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो पैसा तो आता जाता रहता है, Exactly. आज है कल नहीं Exactly. फिर कमा लेंगे सर, वही- स्किल है वही- हमारे पास, Exactly, स्किल से exactly. फिर हो जाएगा, कोई हाँ, दिक्कत हाँ, नहीं हाँ, है हाँ, सर। exactly. ठीक है सर। तो सर लास्ट में इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं हम, और मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि सर ये लोग क्या होता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या डिफेंस और पुलिस सर्विसेज की तैयारी करते हैं, ये लोग भी बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर ये कैसे अपने मोटिवेशन को बनाए रखें, इसके लिए क्या आप इनके लिए कहना चाहेंगे सर? दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा पॉइंट है और उसका सरल सा आंसर है। कोई मुझे लोग पूछते हैं कि सर सफलता के रहस्य बता दीजिए, सफलता के सूत्र बता दीजिए। मैं बोलता हूँ कि सफलता का कोई सूत्र नहीं है और सब आप ही के पास है, और सब सिंपल सूत्र है। कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करना है सफलता के लिए, बहुत बड़े बड़े काम ताम झाम की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे काम करना है। पहला लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य डिसाइड होगा। आपको पुलिस बनना है, पुलिस में आपको क्या बनना है, किस रैंक पर जाना है, कौन सा अधिकारी बनना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है और कब तक बनना है। इसको बोलते हैं स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइमेबल। स्मार्ट गोल बनाइए। तो एक पहले तो लक्ष्य डिसाइड करिए, और दूसरा है फोकस करिए कि मुझे लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है। हमेशा डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है उसको हमारी ज़िंदगी से आपको ख़त्म कर देना है। बिल्कुल दूरी चाहे वो बना लेना है। कोई भी चीज़ हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, सामान हो, कोई थॉट हो, उसको अपनी लाइफ से अलग कर देना है। तो पहला है लक्ष्य बनाएं, दूसरा है फोकस रखें, तीसरा हमेशा कंटिन्यूसली लर्निंग पर फोकस करना है, हमेशा सीखते रहें। हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे इस तरह के पॉडकास्ट आप देखते रहें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली लर्निंग नहीं करेंगे, आप आगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान अक्सर सड़ जाता है। तो आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, आप कभी भी अपने आप को ये ना सोचे कि मैं ये नहीं कर पाया, है ना। कभी भी आप ये ना सोचे कि मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एटीट्यूड। तो पहले हमें ये एटीट्यूड नहीं रखना है, नेगेटिव वाले थॉट नहीं लेके आना है। आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ तक भी पहुँचे हैं तो ईश्वर की कृपा की वजह से पहुँचे हैं। तो आप आगे भी पहुँचेंगे तो ईश्वर की कृपा से ही पहुँचेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस चीज़ के लिए बनते हैं, ईश्वर हमें आज नहीं कल वहाँ पहुँचा देता है। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने मेडिकल स्टोर पे भी काम किया, मैं टीचर भी बना, मैंने बहुत सारी चीज़ें करने के बाद में मैं आज मोटिवेशन स्पीकर क्यों हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए भेजा था, डेस्टिनी यही थी, आपकी डेस्टिनी यही थी। हम यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत सारे किए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको यही करना था, बट उसका समय निर्धारित नहीं था कि कब आपको वहाँ बनना है, पहुँचना है। और मैं तो खुद को भी लकी मानता हूँ कि आई एम जस्ट 26 ईयर ओल्ड, और ये 26 साल की एज में कम एज में आपने इतना सब अचीव किया और जर्नी में और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पहला लक्ष्य निर्धारित करें, फोकस रखें, और तीसरा कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना। और चौथी बात जो है, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करें। टाइम आपके पास लिमिटेड है, स्पेसिफिक टाइम है, उसका टाइम का वैल्यू करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जब तक आप टाइम मैनेज नहीं करते हैं, चीज़ें अपने आप से हाथ से निकल जाती है, और जब समय निकलने के बाद में फिर कुछ नहीं होता है ना। वही वाली चीज़ है कि क्या होगा, पछता है जब चुग गई चिड़िया खेत, है ना। तो वही वाली चीज़ें हैं। आज मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि अरे राजेश भाई, हम भी बहुत कुछ कर लेते, हमारा तो ये हो गया वो हो गया। अरे दादा, आपने कुछ किया ही नहीं, आप पछताने से कुछ नहीं होगा। उस समय आपको करना था। अब मुझे स्टोरी सुना रहे हो, उससे क्या होगा कि मैं तो ऐसा था, मेरे दादाजी बीमार हो गए तो मेरी नौकरी नहीं लगी, मैंने ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो आज मैं मैकेनिक हूँ। अरे ये सब आपका ही है, आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। कोई परिस्थिति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ये सारी परिस्थितियाँ उन व्यक्ति की लाइफ में भी आती है जो बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो कर रहे हैं। मेरी लाइफ में भी एवरीबडी हैज़ ए प्रॉब्लम, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस पर फोकस कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम पे या सोल्यूशन। आपने दादाजी की प्रॉब्लम पे फोकस किया, इसलिए आप मैकेनिक रहे, नहीं तो आपकी उम्र में लोग बहुत कुछ भी कर गए। तो वही चीज़ें हैं। बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि अपना टाइम को मैनेज करें, टाइम की वैल्यू करें और लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप एक बार समय निकल जाएगा, इसके बाद में आपके हाथ में बस रिग्रेशन ही रहेगा, आप रिग्रेट ही करेंगे। इसलिए बच्चों के लिए तो यही है कि आप टाइम मैनेज करें, लक्ष्य बनाएं, है ना, फोकस करें,
और डिस्ट्रैक्ट ना हो। और फोर्थ पॉइंट जो मैंने बताया कि टाइम मैनेज करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पांचवी बात है हमेशा खुश रहें, है ना, क्योंकि खुश रहना भी ज़रूरी है। आप भाग की ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखना भूल जाते हैं, ये नहीं करना है। खुश रहें, है ना, मस्त रहें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां हंसी नज़र आता है, वरना धुंधली आंखों से तो आईना भी धुंधला नज़र आता है। बिल्कुल सर। है ना, तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम सल्यूट एकेडमी। और धर्मेंद्र सिंह झाला की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं तो खुद भी ऑलरेडी आप लोगों से, दोनों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैम। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में भी रखी है, क्योंकि कल की हमारी कन्वर्सेशन हुई थी और लिटरली मैं जिस भी व्यक्ति से मिलता हूँ मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और मेरा एटीट्यूड लर्निंग वाला एटीट्यूड है। अगर कोई मुझसे बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, कोई भी है, उसके पास कुछ न कुछ तो ऐसा है जिससे हम की कोई एज नहीं होती, किसी से कभी भी, एक छोटे से बच्चे से भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। बट इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए लर्निंग वाला। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तुम क्या सिखाओगे। बहुत सारे लोगों को मैं स्टेज पे जाता हूँ तो सबसे पहले बोलता हूँ कि ये मत सोचना कि क्या सिखाएंगे, है ना, क्योंकि अगर मुझे जो नहीं आता तो मैं ऊपर स्टेज पे नहीं होता, आप नीचे नहीं बैठे होते। पहला फर्क तो वही, पहला फर्क तो यही है, क्योंकि मैंने कुछ किया है इसलिए मैं ऊपर हूँ, स्टेज पे हूँ। तो वही वाली चीजें हैं कि हमें लर्निंग वाला एटीट्यूड रखना चाहिए और डेफिनेटली हम आगे बढ़ते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद।